Yes, very good morning, students. Your next chapter is gravitation. I have already sent you the PDF files of this chapter. So, first we will discuss about the introduction of this chapter. देखो हम सब ने हम बहुत अवेयर हैं इस चीज़ से कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है हम अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हो तो इट मूव्स बैक ऑन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कोई चीज़ आपने अगर ऊपर की तरफ उछाली तो वो वापस कहाँ पर आती है, धरती पर ही आकर गिरती है। इट मीन्स ईच एंड एवरी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। सो ये ही इसका बेसिक चीज़ था इस चैप्टर का, जहाँ से इसकी क्या हुई स्टार्टिंग हुई। सो कौन थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सब चीज़ें मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो वो कहाँ आती है, टूवर्ड्स द अर्थ आती है। फर्स्ट वाज द गैलीलियो। उसके बाद क्या थे, एक पर्सन थे, उनका नाम था टाइको ब्रेन। उन्होंने क्या किया, जो आपका केपलर्स लॉ बाद में आए हैं उसके ऊपर उन्होंने अपना सारे जो लाइफ है वो स्पेंड की थी। उसके बाद केपलर नाम के पर्सन आए, साइंटिस्ट, जिन्होंने उनका सारा डाटा को क्या किया, दोबारा से ऑब्जर्व किया और फिर अपने क्या दिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस दिए। और उसके बाद आया न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स ने कौन सा ला दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी वजह से क्या होती है, कोई भी अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में तो वो क्या करती हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और ये क्या है, देखिए ग्रेविटेशन भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक फोर्स की टाइप्स थी, हमने स्टार्टिंग में फोर्स के टाइप्स भी किए हैं। तो ये कौन सी टाइप है, ये ग्रेविटेशन की वीकेस्ट फोर्स होती है। नेक्स्ट इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस बार आपके जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखिए केपलर्स लॉ को मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ प्लैनेटरी मोशन में, कि उन्होंने क्या किया था, कहा था कि सन आपके क्या रहता है, फोकस पे रहता है और आपके सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी प्लैनेट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या किसी और जगह पे उसी सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या रहता है, एरिया था वो इक्वल है। और जो टाइम था, टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ योर इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स लॉ से आई थिंक यू आर ऑल आर अवेयर फ्रॉम दैट, बट ये आपके अब सिलेबस में नहीं है। सो नेक्स्ट इज योर चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखिए क्या कहता है, ये कहते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो एक सेकेंड बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स से, कितने फोर्स से, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखिए ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास मैंने क्या ले लिया, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब ये दोनों मासेस हैं, इनमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। न्यूटन्स ने ये फॉर्मूला दिया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, m1 एंड m2, so it is directly proportional and inversely proportional to the square of the distance। डिस्टेंस कितना है, r, तो स्क्वेयर क्या होगा, r स्क्वेयर, बट इनवर्सली है दैट इज 1/r स्क्वेयर। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारा क्या आया, g आया, और यही क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो ये यूनिट्स कैसे आए हैं, आपको क्या करना है, जी के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप जी यहाँ रखोगे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई m1/m2 डिवाइड में, सो आपके यूनिट्स ये बन जाएंगे। अब देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ये कॉन्स्टेंट है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या है कि आप m1 और m2 दोनों मासेस को 1 पुट कर दीजिए, डिस्टेंस भी इन बिटवीन क्या कर दे, 1 कर दे, तो f क्या आ जाएगा, g के इक्वल आ जाएगा। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज each of mass unity and whose centers are placed 1 unit distance apart। यूनिट बोलते हैं ना इसको, तो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। अब इसके अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज की बात करें तो जी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ के यूनिट्स क्या होते हैं, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m l t -2, r इज द डिस्टेंस, सो l स्क्वायर, m1 एंड m2 m एंड m।
So m-1 L3 T-2 are the dimensional formula for your ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए इसमें एक टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फर्स्ट मैं इसको एक डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मतलब एक तो बेसिक आ सकते हैं आपके कि सिंपल आपको मासेस दी गई हैं, आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। या एक टाइप के और न्यूमेरिकल्स क्या हैं, या आपका क्या आ सकता है कि आपकी फोर्स की वैल्यू दे दी गई हो, जैसे फोर्स की वैल्यू है 0.1 मिलीग्राम वेट, तो मिली कितना होगा भाई, मिलीग्राम वेट है, तो मिली क्या होता है 10⁻⁻3। अगर मिली दे दिया जाए आपको तो मिली क्या है 10⁻⁻3। उसके बाद आपको देखो ग्राम में दिया है, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻3 kg। तो आपका वहाँ से 10⁻⁻6 किलोग्राम वेट में आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब देखिए हमने ये चीज़ 3rd चैप्टर में भी किया था कि किलोग्राम वेट एंड GF आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं, और 1 kg वेट की वैल्यू क्या होती है 9.8 न्यूटन। तो आप उसको न्यूटन में चेंज करेंगे फोर्स की वैल्यू को। मासेस गिवन है, आपका डिस्टेंस गिवन हो जाए तो आपको क्या करनी है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी। अब नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स एक और टाइप के आ सकते हैं कि एक मास है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मास है कैपिटल एम है, मान लो एक स्मॉल एम हो गया, तो दूसरा कितना बचेगा, कैपिटल एम ऑलरेडी था, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम। ओके, तो अब देखिए ये हो गई 2 डिस्टेंस, 2 आपके मासेस। अब इनके बीच में लेट्स से द डिस्टेंसेस आर। अब आपके क्वेश्चन में ही क्या कहा गया है कि उसमें जो एक्ट करने वाला फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब आपके ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि कोई चीज़ अगर मैक्सिमम हो और उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो अब हम उसी को यूज़ करेंगे, तो फोर्स क्या आ जाएगा, G(m-m) इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r²। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव 0। तो अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू m, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, G/r² कॉन्स्टेंट d/dm ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m²। यही, अब स्मॉल m के विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल, dm/dm क्या आ जाएगा 1, और m² का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर एक आगे आ जाती है, दैट इज 2, और जो ये पावर होती है दैट इज -1, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, सो इट इज 2m। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बस 0 के इक्वल कंपेयर करें तो G/r² तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट्स वैल्यू। सो m - 2m ही क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, जहाँ से आपका वैल्यू है m = 2m एंड द वैल्यू ऑफ m इज m/2। सो इट मीन्स ये वैल्यू m की क्या है, m/2, तो ये मास भी कितना होगा, m/2। इट मीन्स जो मास है वो डिवाइड हो रहा है हाफ में। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन ऑल्सो कम। नेक्स्ट इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए पहले तो हमने सिंपल न्यूटन्स लॉ किया था, अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कि हम उसके जो डायरेक्शंस है वो भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके इसमें देखिए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू विल बी एबल टू एनालाइज इट। देखिए ये मैंने क्या ले लिया, एक्सिस ले लिया। दिस इज फर्स्ट मास दैट इज m1 हैविंग अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1 and this is the mass m2 having a position vector r2. These are vectors only. Okay, so अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर m1 और m2 इन बिटवीन ये क्या होंगे, इसके फोर्सेस होंगे। सो अब देखिए ये F12 क्या है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on body A by body B. So this is the फोर्स दैट इज F12 क्या है, जो फोर्स है ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। तो कितना फोर्स लग रहा है बॉडी A पर बॉडी B के द्वारा, दैट इज F12। और इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, F21। तो F21 किस पे होगा, ऑन बॉडी B ड्यू टू A। सो अब इसको हम लिखें तो आपका फोर्स लिखें तो फोर्स क्या आएगा, ये क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। पहले जिसका नाम है उसी पर है बाय बॉडी में, तो क्या आएगा, G(m1 m2) मासेस तो वही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसमें क्या था, पोजीशन वेक्टर्स देखने। अब देखिए पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट और देख लें, R12 क्या होता है, R12 इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to B। R12 क्या है, फ्रॉम A to B यूनिट वेक्टर जो होगा। अब हमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। अगर बाय बॉडी B लग रहा है तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम B to A होगा ना, क्योंकि बॉडी B फोर्स लगा रही है। तो कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर,
कहाँ से लग रहा है, बॉडी बी से, तो यूनिट वेक्टर हम कौन सा लेंगे, R21 लेंगे, दैट इज R21 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, बस इसका क्या ले लिया, एक वेक्टर फॉर्म ले लिया। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है कि जो आपका एक वेक्टर होता है वो क्या होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, यही होता है आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर क्या होता है, एक ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का यूनिट क्या। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुटअप कर सकते हो इनकी। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ें हो गई, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका क्या आ गया, एक यूनिट वेक्टर आ गया, क्योंकि डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो डायरेक्शन किससे होती है, यूनिट वेक्टर कैप से होती है। ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो यूनिट कैप्स है ना उनकी वैल्यू पुट कर दोगे। देखो कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, वो क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, तो ए कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है ना आपका वेक्टर चैप्टर में हमने ऑलरेडी किया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए कैप है ये यूनिट कैप था, यहाँ पर भी वही यूनिट कैप है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब इसका ए वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर ये वेक्टर क्या आ जाएगा, R21 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ऑलरेडी ट्वाइस था, स्क्वायर था, तो अब कितना हो जाएगा, क्यूब। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी। बट इसका अगर हम ऑपोजिट करें, बाय बॉडी ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए करें, तो आपका यूनिट वेक्टर ये आएगा, सेम ऑन द सेम लाइंस हमने ये लाइंस लिखी। अब देखिए जो यहाँ पर आपके ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये वाले, ये क्या है, इक्वल पोजीशन है इन बिटवीन। अगर ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस देखें तो जो बी और ए के बीच में डिस्टेंस है वो सेम ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना, डिस्टेंस सेम है, तो R12 इज इक्वल्स टू R21 है। बट क्या है कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट्स। सो बाय दैट वी कैन पुट अप दैट R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21, यही चीज़ें हैं, यही है। तो हमने वही वैल्यू पुटअप की, तो ये माइनस साइन आ गया डिवाइडेड बाय, अब R12 यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दिस इज, अब ये सारी चीज़ आपका किसके इक्वल था, अगर नेगेटिव साइन को हटा दे तो दिस इज F12, दिस इज F12, तो हमने ये पुटअप किया F12। सो यू कैन से दैट F21 फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, बिकॉज अब यहाँ पर ये चीज़ आपका हो गया, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट आ गई। अब आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू पुटअप करनी है, और पोजीशन वेक्टर हमने ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में किया है कि R21 क्या होता है, R1 माइनस R2। इसको पोजीशन वेक्टर को लिखने का यही मेथड होता है, उसको हम पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आया, F21 की वैल्यू ये आई, यहाँ पर R12 है तो क्या आएगा आपका R2 माइनस R1, दैट इज R2 माइनस R1। सो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया लिखने का, किसको, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो आपके फोर्सेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट देखिए आपको इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो आप देख सकते हो कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बताता है कि फोर्स फॉर्मूला आया फोर्स F1 का, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब देखिए अगर इस चार्जेस में ये दो जो आपके मासेस थे, यहाँ कोई थर्ड वन हो तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम रहेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड द साइज ऑफ द बॉडीज। और इसमें क्या लेता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ वो यही था ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्या है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, इट मीन्स जो इनको लाइन ज्वाइन करेगी उनके एक्ट ही करेंगे ये फोर्स। अब ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब इसके बाद जो आपका है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स में कर चुके हैं कि क्या होता है कि कोई काफ़ी नंबर ऑफ हम क्या ले लेते हैं, मासेस ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पहले दो में, जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये, पहले हम इन दोनों में फोर्स देखेंगे, फिर हम इन दोनों में फोर्स देखेंगे और इन दोनों में फोर्स देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का टोटल मतलब सम अप देख लेते हैं कि इस तरह करो, या आप क्या करो कि इसको एक कांस्टेंट ले लो, ये 1 2 है, पहले इसका इसके साथ फोर्स, फिर इसको इसके साथ फोर्स, फिर सेकंड बॉडी भी करेंगे उसका इसके साथ फोर्स और इसका इसके साथ फोर्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। सो वो टोटल जो आपका फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज द सम टोटल वेक्टर ऑफ द ऑल द फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका,
देखिए ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी हमने क्या किया है, नाइन्थ क्लासेस से ही स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth towards its center on a body lying or the near the surface of the earth। तो वो होती है ग्रेविटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब करेंगे हम, आपको बेसिक जो टर्म्स है मैंने वो बता दी हैं कि ये दीज आर द बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट जो आपका वेरिएशन है विद द जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दीज आर आल्सो नॉट इन द योर सिलेबस। सो नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। फील्ड आप वैसे भी लगा सकते हो कि मतलब वैसे कि ये अपना एरिया है, ठीक है, तो वो चीज़। स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक कोई मटेरियल बॉडी है जिसके अराउंड, मतलब उसका इतना एरिया जिसमें उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको फील किया जा सके, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ये होती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज, कि उस फील्ड में जो किसी पॉइंट की का जो पॉइंट बॉडी है उसके ही फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ unit mass placed at that point provided the presence of unit mass doesn't disturb the original gravitational field। इसका मतलब क्या है कि एक आपने यूनिट मास रखा, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो जो मास रखा है वो आपका जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है, कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ये मास अफेक्ट ना करे। तो इस मास पे कितना आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है इसके द्वारा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दिस इज सोर्स, दिस इज हमने एक टेस्ट मास रख लिया, क्योंकि टेस्ट मास देखिए अब सोर्स क्या होता है जिसका खुद का एरिया है, टेस्ट मास मतलब इस पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज टेस्ट मास। अब इनके बीच का डिस्टेंस r है, सो व्हाट विल बी द f, दैट इज g m by r स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी क्या थी कि उस यूनिट मास पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है उसको फाइंड आउट करना। सो इट इज f डिवाइडेड बाय m। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो क्या बचेगा, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसके आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स है, ये नेगेटिव साइन यही शो करते हैं, दैट द फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। सो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर हमें मान लीजिए अगर हमें वो वाली डेफिनेशन लेनी है, अगर सेकंड भी कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए होता है। देखिए अगर हमें वैसे लेना है तो F क्या होगा, M इंटू ए। सो आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, F अपॉन M। तो अगर हम पुट अप करें तो I इज इक्वल्स टू ए आ गया। सो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है एक पॉइंट पे जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द, ये एक्सेलरेशन किसकी थी, एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई, इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी क्या होगा, देखो मास से मास तो डिवाइड हो गया। सो व्हाट आर द यूनिट्स, दैट इज न्यूटन पर किलोग्राम, यही हुए न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके, ये देखिए ये दिस इज न्यूटन और मास डिवाइड हो गया तो पर किलोग्राम, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, न्यूटन पर किलोग्राम। एंड यू ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेंशनल, दैट इज बाय पुटिंग अप द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड द मास यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर ली, इंटेंसिटी की बात कर ली, नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बट विदाउट एक्सेलरेशन। तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ा उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। अगर एक बॉडी इन्फिनिटी पर पड़ी है और यूनिट मास है उसका, तो इन्फिनिटी से उसको एक पॉइंट पर लाने में, और वो भी विदाउट एक्सेलरेशन, उसको क्या बोला जाएगा, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू, अब हुआ क्या है, वर्क डन, बट हुआ किस पे है, यूनिट मास में, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई यूनिट मास। दिस इज द your formula for the gravitational potential. This is the scalar quantity, and
dimensions formula, you can put up the dimension of work and the mass, you will get the value dimension formula of your gravitational potential. अब इसका जो आपका डेरिवेशन है वो करके देखते हैं. देखिए आपका ये एक मास है, जैसे दिस इज अ मास. अब आपका क्या है, एट पॉइंट ए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और वो एट पॉइंट ए पर उसका डिस्टेंस कितना है, x है. आपको लेकर कहाँ पर आना है, एट r तक लेकर आना है. देखिए अब पहले आपने क्या किया, उसे a टू b लेकर आए. मान लीजिए डिस्टेंस इज dx, तो आपका फोर्स है वो कितना है, अगर ये यूनिट मास है तो इनके बीच में फोर्स कितना आएगा, gm, कैपिटल M, और ये क्या है यूनिट मास, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी कितना था, x, सो x स्क्वायर. अब हमने क्या किया, उसे dx डिस्टेंस मूव किया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस. वर्क डन यही होता है, तो डिस्टेंस कितना मूव किया है, dx, तो हमने dx से मल्टीप्लाई किया. अब ये था स्मॉल वर्क डन, बट हम अगर टोटल फाइंड आउट करना होता है तो आपको भी पता है कि टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है. तो हम उसको कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी से r तक, तो हमने इन्फिनिटी टू r की ही वैल्यूज पुटअप की, लिमिट्स पुटअप की. दैट विल बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो हमने क्या किया है, 1/, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आएगा, x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन आएगा, यही है ना, x प्लस 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर है वो +1 डिवाइडेड बाई जो ऊपर आया वही -2 + 1, तो फॉर्मूला क्या बना, x रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो क्या आया, -1/x. दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन. सो मैंने वही वैल्यू पुटअप की, -1/x, कहाँ से, इन्फिनिटी से r. अब इसकी लिमिट्स पुटअप कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड 1/∞ is 0. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी हमें ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है. सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी while bringing it from the position of zero potential to that position. ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या किया, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल टू दैट पोटेंशियल. सो इसमें हमने क्या करना है, उसके मास को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला. सो नेक्स्ट आप जो एक और बात की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपने देखिए मास से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यूनिट मास, बट इसमें हम कह रहे हैं कि कोई मास है बॉडी का, उसको हम लेकर आ रहे हैं किसी जीरो पोटेंशियल से एक पोटेंशियल पर. तो अगर मास है तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना. यहाँ पर तो ये वैल्यू 1 थी ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है. यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर मास है, तो इट मीन्स जो ऑलरेडी पोटेंशियल है Vp है आपका जो, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऑन द सेम लाइन्स ही इसकी डेरिवेशन है, बस आपको मास को यूनिट नहीं करना है. नेक्स्ट इज योर एस्केप वेलोसिटी. अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है. एस्केप वेलोसिटी है कि अगर this is the velocity, minimum velocity required to project a body from the surface of the earth so that it never returns to the surface of earth. मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से उसको थ्रो करें तो वो वापस हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए. ग्रेविटेशनल मतलब अगर वापस नहीं आ रही, इट मीन्स वट आर द बेसिक कंडीशंस, इट मीन्स वो जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसको वो ओवरकम कर रही है और वो बाहर जा रही है, और इसी वजह से अगर ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चलेगी कोई चीज़ तो वो वापस नहीं आए. सो दैट मिनिमम वेलोसिटी इज योर एस्केप वेलोसिटी. अब देखिए अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो देखिए क्या है कि आपका दिस इज योर अर्थ हैविंग रेडियस r, एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज at a distance x. Now it is the distance between a to b is dx, and at point a this represent the infinity. So what will be the force, that is gm1 m2 by r x square between these. अभी तक वो ग्रेविटेशनल पुल में है. अब हमने क्या किया, उसको dx डिस्टेंस मूव किया, तो वर्क डन क्या आएगा, f dx, वही हमने लिमिट्स पुट की. अब इसको हमने कहाँ से कहाँ तक भेजना है, देखिए हमने कहाँ भेजना है, जी हो रेडियस सी, यहाँ पर था पहले, रेडियस सी हमने इन्फिनिटी पर भेजना है. सो व्हाट विल बी द लिमिट्स, बस लिमिट्स का ध्यान रखना है इसमें कि r से इन्फिनिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था, उससे हमें बाहर इन्फिनिटी तक भेजना है. सो लिमिट्स से हो जाएंगी ऑन द सेम एक्सिस, वही आपका इंटीग्रेशन है सेम, बस लिमिट्स डिफरेंट है, दैट इज r टू इन्फिनिटी. जस्ट पुट अप द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन, कि ये वर्क डन हमारा
होगा जब हम एक मटेरियल को किसी वेलोसिटी से मूव अप करेंगे कि वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ जाए। अब देखिए जो इसका वर्क डन होगा वो एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो m से m क्या हो जाएगा, डिवाइड, योर v² इज इक्वल टू 2gm/r एंड दिस इज स्क्वायर। सो फॉर दिस वी हैव टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी to put it out from the gravitational field of the earth। ठीक है, सो ये क्या है, आपकी एस्केप वेलोसिटी है। अब देखिए एक आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, ये हमने ऑलरेडी 9th क्लासेस में भी किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट फ्रॉम योर बुक। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज gm/r²। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ gm, दैट इज g इंटू कैपिटल R²। सो यू पुट अप दिस वैल्यू, r से r कैंसिल हो जाएगा, योर वैल्यू इज 2gr एंड द वैल्यू ऑफ दीज आर constants, that is the radius of the earth and the acceleration due to gravity. Just put up the values and you will get the velocity, that is the escape velocity required, that is 11.2 km per second. Okay, next is your satellite. What is a satellite? देखिए सैटेलाइट क्या है, एक ऐसी बॉडी होती है विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। मतलब जिसके अराउंड मूव करेगी वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ होनी चाहिए, तो दैट इज योर सैटेलाइट। अब क्या है, अर्थ जैसे क्या है, एक सैटेलाइट ही है सन का। मून इन टर्न क्या है, एक सैटेलाइट है अर्थ का। इन आवर सोलर सिस्टम हर प्लैनेट क्या है, एक सैटेलाइट है सन का। तो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक व्हाट आई वांट टू से, कि इस तरह से आपके बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं जो एक हैवियर बॉडी के अराउंड क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे जुपिटर और सैटर्न हैं, उनके कितने कितने सैटेलाइट्स हैं, 16 एंड 18। क्यों, क्योंकि उनके जो जुपिटर हैं उसके मून कितने हैं, 16 हैं, तो उसकी सैटेलाइट्स नेचुरल कितनी हैं, 16 हैं। सो ये जो चीज़ें जो बाय नेचर मिलती हैं, दैट इज योर नेचुरल सैटेलाइट्स। और एक क्या होती है, मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं जो हम इंसान बनाते हैं और उनको फिर कुछ एस्केप वेलोसिटी देकर और एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाते हैं, वो क्या होती हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कौन थे, रशियंस थे फर्स्ट, जिन्होंने अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा था, दैट इज स्पुतनिक आई। ठीक है, अब इंडिया ने अपनी फर्स्ट जो सैटेलाइट को भेजा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, 1975 में। और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ, जैसे भास्कर है, रोहिणी है, एप्पल है, IB एंड सेट, दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, सॉरी ऑफ द इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है। ऑर्बिटल स्पीड से पहले हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल